नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। इसके पहले हमने एक सेट को पूरा कराया है, ये हमारा दूसरा सेट है। तो चलिए चलते हैं, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, स्थलाकृतियों का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? दोस्तों, हिमानियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। अगर हम बात करें जलप्रपात की, तो जलप्रपात का निर्माण नदियों के द्वारा, वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ है, जबकि लैपिज भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ है। आपसे अगर एग्जाम में पूछे लैपिज क्या है, तो लैपिज भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। वी आकार की घाटी जलप्रपात नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, और यू आकार की घाटी हिमानियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अगर हम बात करें जलप्रपात की, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। जोग प्रपात की ऊंचाई 260 मीटर है और यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, यानी विश्व की छत। आपसे कहे विश्व की छत किसे कहा जाता? तो विश्व की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। अगर फिर यदि हम बात करें दक्कन का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये तीनों भारत में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है, जहाँ से दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी घाटी बांध परियोजना भी झारखंड में बनाई गई है, जो भारत की सबसे पहली बांध परियोजना है। यदि आपसे कहे दामोदर नदी घाटी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो झारखंड में दामोदर नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना ऊंचाई? 8,848 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो माउंट एवरेस्ट एक बलित पर्वतमाला है, परतदार पर्वतमाला है, और मूरदार पर्वतमाला के भी उदाहरण हैं। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भूस्खलन की, तो जो भारत का हिमालय क्षेत्र वाला हिस्सा है, भारत के हिमालयी क्षेत्रों में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। और हिमालयी क्षेत्रों में भी उत्तराखंड राज्य, भारत के उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला परतदार पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वतमाला परतदार पर्वत का उदाहरण है, या कह दे वलित पर्वत का उदाहरण है, या फिर कह दे मूरदार पर्वत का उदाहरण है। इतने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कह दे हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत, मूरदार पर्वत और परतदार पर्वत के उदाहरण है।
अगर हम बात करें परितदार पर्वत, वलित पर्वत और मुर्दार पर्वत की, तो कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो परतदार पर्वत हैं या मुर्दार पर्वत है। जैसे यूराल पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, ये सभी के सभी पर्वतमाला हिमालय पर्वत के उदाहरण हैं। आपसे कहे यूराल पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो परतदार पर्वत के या मुर्दार पर्वत के उदाहरण हैं। और हिमालय भी किस प्रकार का है? परतदार पर्वत का उदाहरण है। अगर हम बात करें बलाक पर्वतमाला की, तो बलाक पर्वतमाला के कुछ प्रमुख उदाहरण हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जबकि वाज़ेस पर्वतमाला ये फ्रांस में है। तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वाज़ेस पर्वतमाला, ये सभी बलाक पर्वतमाला के उदाहरण हैं। जबकि अगर हम बात करें अवशिष्ट पर्वतमाला की, तो अवशिष्ट पर्वतमाला के उदाहरण हैं अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और प्राचीन पर्वत की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत अरावली की पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला विश्व की सर्वाधिक प्राचीन या अवशिष्ट पर्वतमाला के उदाहरण है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वतमाला पर ही माउंट आबू स्थित है। इसी माउंट आबू पर जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी माउंट आबू पर बना हुआ है। तो आपसे कहे अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। और अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी है। और उत्तराखंड का प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। अगर कहें नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत के स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत में स्थित है। और भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित, किस राज्य में, किस देश में? भारत में स्थित है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों, आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। किसका? टुंड्रा का दूसरा नाम आर्कटिक मरुस्थल है। अगर हम बात करें सवाना की, तो सवाना एक प्रकार के घास के मैदान हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। टैगा भी एक प्रकार का वन है
और स्टेपीज भी एक प्रकार के घास के मैदान है। तो आपसे कहे आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, तो टुंड्रा का दूसरा नाम आर्कटिक मरुस्थल है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो दोस्तों चिली देश में पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान स्थित है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर यानी गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। अगर हम बात करें थार मरुस्थल की, तो थार भारत और पाकिस्तान में दोनों देशों में स्थित है। अगर हम बात करें टकलामाकन, तो टकलामाकन चीन में स्थित है। और काराकुम तुर्कमेनिस्तान। काराकुम कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। टकलामाकन कहाँ स्थित है? चीन में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत में। गोबी कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है और मंगोलिया का गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा का दक्षिण का पश्चिम तट घाट कहलाता है। तो दोस्तों गोवा का दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है। हम आपको एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए ये हो गया गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद ये हो जाता है गोवा। तो गोवा के दक्षिण के पश्चिम का तट के नाम को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? मालाबार तट के नाम से। और दोस्तों अभी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका का एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसमें एक और देश शामिल हो गया है जो आपको याद रखने हैं और पूछा जाएगा यही कि अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुए, जो अभी संपन्न हुआ। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगर हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर की, तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लद्दाख ग्लेशियर लद्दाख में। मिलाप ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। मिलाप ग्लेशियर नेपाल में। और अरावली की श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों हम यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, हमेशा एकदम ध्यान से देखेंगे। जो आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है। और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम वहीं से होता है। हम आपको एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ये हो जाता है हमारा भारत का मैप। तो दोस्तों यहीं से, यहाँ पर तिब्बत का मानसरोवर झील है और यहाँ से इस तरीके से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है,
फिर जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग के नाम से जाना जाता है और असम के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और भारत में प्रवेश करती है। और तिब्बत को में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी ये हिस्सा हो जाता है बंगाल की खाड़ी, ये हो जाता है बंगाल की खाड़ी, फिर ये हो जाता है अरब सागर। अरब सागर। अब हम बात करें कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर गुजरात के निकट कच्छ के खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी इसके ऊपर से निकलती है और यहाँ से बहते हुए कहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी फिर ताप्ती नदी, ये दोनों नदियाँ आकर के गिर जाती हैं खंबात की खाड़ी में और तो अरब सागर में। सिंधु नदी का भी उद्गम यहाँ से बताया था कि सिंधु नदी यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और आकर के अरब सागर में गिर जाती है। फिर यदि सुवर्णरेखा नदी की बात करें तो ये झारखंड से निकलती है और झारखंड से निकलते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सुवर्णरेखा नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। आपसे प्रश्न पूछे हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में बना हुआ है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये हो जाता है पूर्व, तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी इस साइड से इधर बहेगी नदियाँ कहाँ से कहाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगी। तो जो ये साबरमती नदी है, साबरमती नदी, लूनी नदी और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, इन चारों नदियों में नर्मदा नदी की लंबाई सबसे अधिक है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदियों में। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? तो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर। अब कैसे, जैसे हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ ये हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ से जब भागीरथी नदी निकलती है तो देवप्रयाग में पहुँचती है। कौन सी जगह में? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी पहुँचती है तो यहाँ से एक अलकनंदा नदी आती है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती है देवप्रयाग में तो गंगा के नाम से जाना जाता है और इसी भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। और ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। दोस्तों संतोपथ ग्लेशियर की बात करें तो संतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है। चौराबाड़ी झील भी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो दोस्तों यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, यहाँ से अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को ये हो जाती है भागीरथी और ये अलकनंदा। तो इन दोनों नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ से जो पिंडार नदी निकलती है यहाँ पर आती है तो कर्णप्रयाग, फिर यहाँ से मंदाकिनी नदी आती है यहाँ पर मिलती है तो रुद्रप्रयाग। तो ये हो जाता है कर्णप्रयाग, ये हो जाता है रुद्रप्रयाग, ये हो जाता है देवप्रयाग। और ये कुछ प्रमुख प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। आपसे प्रश्न पूछा भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से कौन सी गंगा नदी बनती है? तो कहाँ पर? तो देवप्रयाग में।
चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। तो दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये प्रायद्वीपीय नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी भी एक प्रायद्वीपीय नदी है, कावेरी नदी भी एक प्रायद्वीपीय नदी है, ताप्ती नदी भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, जबकि ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इंतज़ार करें और इस महत्वपूर्ण सीरीज का आनंद लें।